नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। तो आज हम लोग देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। यह आपका आधुनिक भारत का जो इतिहास है उससे संबंधित ये चैप्टर है। अगर आप लोग इससे पहले नहीं भी कोई वीडियो देखे हैं इस एनसीईआरटी सीरीज का, तो भी आपको यहाँ से देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो एग्ज़ाम है उसमें आपको जो भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है ज़्यादातर, वो कहाँ से रहता है, तो वो रहता है आपके आधुनिक भारत के इतिहास से रहता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने लास्ट का जो रिसेंट जो चैप्टर देखा था, जिसमें सामाजिक धार्मिक सुधार जो आंदोलन है उससे संबंधित क्वेश्चन था। तो इसका जस्ट रिसेंट का वीडियो भी देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर आंदोलन दे दिया गया और संबंधित क्षेत्र। तो देखिए, देवबंद आंदोलन ये कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश सहारनपुर से, बिल्कुल सही दिया गया ये। कूका आंदोलन बिहार से नहीं, ये गलत है। मुंडा आदिवासी आंदोलन बिहार छोटा नागपुर क्षेत्र से, तो ये सही है। तो इसका दूसरा गलत है और पहला और तीसरा सही दिया गया। तो इसमें पूछा भी गया है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। युग्म पहला और तीसरा सही है, जबकि जो युग्म दूसरा है वो असंगत है, अर्थात गलत है। कूका आंदोलन जो था वो पंजाब में सिख गुरु राम सिंह कूका के नेतृत्व में चलाया गया था। 1872 ईस्वी में एक कूका विद्रोही हीरा सिंह को अंग्रेजों ने तोप से बांधकर उड़ा दिया। देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर के नज़दीक देवबंद नामक स्थान से चलाया गया। यहाँ एक विद्या केंद्र की स्थापना की गई जो अपने विद्यार्थियों में स्वतंत्रता प्रेम और ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह की भावना को उभार रहा था। इसने इसने सर सैयद अहमद खां सर सैयद अहमद खां की गतिविधियों का विरोध किया। सैयद अहमद मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार में जुटे हुए थे और ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे। बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा आदिवासियों ने 1890 ईस्वी के दशक में विद्रोह किया। बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया था और 1900 ईस्वी तक इस विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचल भी दिया। आगे देखते हैं। अन्य आंदोलन में 1879-80 ईस्वी में और पुनः 1886 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह हुआ। तो रंपा विद्रोह के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। यह विद्रोह अंग्रेज और जमींदारों के खिलाफ था। जो यह विद्रोह था, रंपा विद्रोह, यह अंग्रेज और जमींदारों के खिलाफ हुआ था। मणिपुर में ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेतृत्व तिकेंद्र जीन ने किया। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के ने 1879 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का संगठन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन में आधुनिक शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय आंदोलन में आधुनिक शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला कथन है, आधुनिक शिक्षा के प्रसार ने राष्ट्रीय चेतना को उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा कथन है, इस समय उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था, जिससे देश के विभिन्न भागों में एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने में आसानी हुई। तो ये दोनों कथन सही है। तीसरा कथन देख लेते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में शिक्षा के काफी प्रसार हुआ। तो क्या ये भी कथन सही दिया गया? तीसरा कथन बिल्कुल सही, तीनों कथन सही दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा। देख लेते हैं इसका व्याख्या। उपर्युक्त सभी कथन सही है। आधुनिक शिक्षा के प्रसार ने राष्ट्रीय चेतना को उभारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आधुनिक शिक्षा के ज्ञान से भारतीयों को यूरोपीय भाषाओं के साहित्य और दुनिया के अन्य भागों की घटनाओं की जानकारी मिली। इससे राष्ट्रवाद और जनतंत्र के विचार पनपने लगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
इस समय उच्च शिक्षा का जो माध्यम था वो अंग्रेजी था, इसलिए सभी शिक्षित भारतीय अंग्रेजी भाषा जानते थे। इससे देश के विभिन्न भागों को एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने में आसानी हुई, क्योंकि बहुत सारा क्या रीजन था यहाँ पे, अलग अलग क्षेत्र प्रांत में अलग अलग भाषा बोली जाती थी। लेकिन जैसे जैसे लोग अंग्रेजी के माध्यम अर्थात अंग्रेजी को जाने समझे, तो अंग्रेजी के माध्यम से दोनों आपस में क्या कर रहे थे, वो लोग कम्युनिकेशन बढ़ाए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में शिक्षा का काफ़ी प्रसार हुआ। शिक्षा के प्रसार से भारतीयों का देश की समस्या के बारे में एक समान दृष्टिकोण बनने लगा। जनवादी और राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित होने पर वे देश की समस्या के बारे में अपने अपने वर्गों या बिरादरियों की दृष्टि से नहीं, बल्कि समूचे देश की दृष्टि से सोचने लगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व प्रमुख संस्थाएं कौन सी थी? तो आईएनसी आता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले कौन कौन सी संस्थाएं थी? तीनों, जिसमें दिया गया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये भी था, इसकी भी स्थापना कांग्रेस के पहले स्थापना हो चुका था। फिर है पुणे सार्वजनिक सभा, और तीसरा है मुंबई एसोसिएशन। ये तीनों जो संस्था था ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले ही स्थापना हो चुका था। चलिए देख लेते हैं इसका व्याख्या थोड़ा सा। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व 19वीं सदी के मध्यकाल के आसपास भारतीयों की राजनीतिक सभाएं स्थापित होने लगी। 1851 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसने अन्य बातों के अलावा देश के प्रशासन में भारतीयों को भागीदारी बनाने की मांग उठाई। तो हर एक जो संगठन वगैरह हुआ करता था, सबका एक अपना मकसद हुआ करता था। ज़्यादातर लोगों को क्या था, उसमें अंग्रेज था, और अंग्रेज के जो शासन व्यवस्था में जो था, उसमें किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय को लाया जाए, इन सारी चीज़ों को जो ज़्यादा जोर दिया जाता था। क्योंकि जब तक उस सत्ता में नहीं जाएगा लोग, तो फिर वो लोग अपने लोगों के लिए सुधार नहीं कर सकता है। 1870 ईस्वी में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई। यह संगठन पहले के संगठनों की अपेक्षा सरकार की आलोचना करने में अधिक प्रखर था। और 1852 ईस्वी में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की। इन्होंने भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी की मांग की। इसी उद्देश्य से 1852 ईस्वी में ही मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुई। अन्य संगठन में 1876 ईस्वी में स्थापित इंडियन एसोसिएशन और 1884 ईस्वी में स्थापित मद्रास महाजन सभा है, और 1885 ईस्वी में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आदि, ये सब प्रमुख हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना किए थे? तो ये किए थे इंडियन एसोसिएशन। तो इनसे जुड़े थे, इंडियन एसोसिएशन से जुड़े थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो विकल्प बी सही दिया गया है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन सिविल सर्विस में चुने गए प्रथम भारतीय भी थे। उन्होंने दिसंबर 1883 ईस्वी में कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के सभी भागों के लोगों को एकत्रित किया। उन्होंने दिसंबर 1885 ईस्वी में कोलकाता में एक और राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, 1878 ईस्वी में शस्त्र कानून बना, जो आर्म्स एक्ट बना था 1878 में, जिसने भारतीयों के शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया। बिल्कुल सही है। और 1883 ईस्वी में सरकार ने इलवर्ट बिल नामक विधेयक वापस ले लिया। तो इलवर्ट नामक जो विधेयक जो पास किया गया था, उसको फिर वापस ले लिया गया था। बिल्कुल ये भी सही दिया गया। तो इसमें से आपका हो जाएगा, दोनों कथन सही दिया गया। ठीक है। कथन पहला और जो कथन दूसरा, दोनों सही है। 1878 ईस्वी में सत्र कानून बना,
आर्म्स एक्ट बना, जिसने भारतीयों के शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो शस्त्र नहीं रख सकता था भारतीय, आर्म्स वगैरह, गोली बंदूक। और 1883 ईस्वी में सरकार ने भारत में रहने वाले अंग्रेज और अन्य यूरोप वासियों के जातीय अहंकार को चोट पहुंचाने वाले इलेवर्ट विल नामक विधेयक को वापस ले लिया। इस विधेयक के अंतर्गत भारत में रहने वाले किसी अंग्रेज या यूरोप वासी पर भारतीय न्यायाधीश की अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता था। इसीलिए इसको अंग्रेजों के द्वारा, यूरोपियों के द्वारा काफ़ी विरोध किया गया, इसलिए इसको वापस लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा, जिसको हम लोग एयू ह्यूम कहते हैं, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की गई, बिल्कुल सही है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित हुआ था, तो बिल्कुल ये भी सही दिया गया है। और तीसरा जो कथन है, 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, बिल्कुल ये भी सही दिया गया। चौथा देख लेते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम 3 कांग्रेस अधिवेशनों में सम्मिलित नहीं हुए। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या सम्मिलित नहीं हुए थे? बिल्कुल सम्मिलित हुए थे, इसलिए आपका जो चौथा कथन है वो गलत हो जाता। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है, तो इसके अनुसार हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा व्याख्या भी देख लेते हैं। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना में भारत के एक अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अफसर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, अर्थात जो अवकाश प्राप्त था वो रिटायर्ड थे। अतः कथन पहला है सही दिया गया। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इस सम्मेलन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इस अधिवेशन में, जो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था। इस अधिवेशन में जो एक महत्वपूर्ण नेता अनुपस्थित थे, जो प्रेजेंट नहीं थे, हुए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। उन्होंने उसी दौरान कलकत्ता में एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया था, अतः दूसरा कथन भी सही दिया गया है। और तीसरा जो है, 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष एक अंग्रेज जॉर्ज यूले थे। इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष बने अन्य अंग्रेज थे कौन? विलियम विलियम वेडरबर्न, अल्फ्रेड वेब और हेनरी कॉटन। 3, इसलिए आपको जो तीनों कथन सही दिया गया, तीसरा भी कथन सही दिया गया कि जॉर्ज यूले को 1888 में कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसमें अध्यक्ष बनाया गया था। आगे देखते हैं, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था 1886 में, करीब 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी और इंडियन एसोसिएशन के अन्य नेता इस अधिवेशन में शामिल हुए थे। इसलिए जो आपका जो कथन है चौथा वो गलत हो जाता, क्योंकि उसमें दिया गया था जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे वो शामिल नहीं हुए थे, जबकि हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से जो है दोनों कथन सही दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इन्हें भारत के पितामह के रूप में जाना जाता है। किन्हें? तो दादा भाई नौरोजी को। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी थे। इन्होंने 1887 ईस्वी में मद्रास में संपन्न तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
जो कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था जो मद्रास में 1887 में, उसमें इनको अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, कांग्रेस के आरंभिक 20 साल प्रायः नरम दौर के रूप में जाने जाते हैं। बिल्कुल सही है। अंग्रेज अधिकारी कांग्रेस को अल्पसंख्यकों का संगठन कहकर पुकारते थे। यह भी सही है। और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, लाल पाल वाल आदि नेताओं ने कांग्रेस की अनुनय विनय नीति का समर्थन किया? नहीं, इन्होंने इस अनुनय विनय नीति का समर्थन नहीं किया था। चलिए, गरम दल के नेता ये लोग हुए। तो आपका इन्हें उपयुक्त में से कौन सा कथन सही? तो उपयुक्त में से जो केवल पहला और जो दूसरा है वही सही है, जबकि तीसरा गलत है। अनुनय अनुनय विनय का नीति नहीं। क्योंकि जो अंग्रेज का जो नरम दल का नेता था वो लोग क्या करता था, अपने डिमांड को लेकर वो लोग पत्र वगैरह हो गया, सरकार का अपना डिमांड वगैरह करता था। लेकिन जो गरम दल का नेता था बोलता नहीं, हम लोग कोई पत्र वगैरह ये सब से काम नहीं चलेगा, हमें डायरेक्ट लड़ के लेना है, मारपीट के लो, ज़बरदस्ती लोग प्रेशर बनाकर, प्रेशर की राजनीति जो होता है मतलब वो इन लोगों के द्वारा किया गया है। तो आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, देख लेते हो व्याख्या। कथन पहला सही है और दूसरा भी सही है। कांग्रेस के जो आरंभिक जो साल था, स्टार्टिंग का 20 साल अर्थात 1885 से लेकर 1905 ईस्वी जो था, वो आम तौर पर नरम दल के दौर से जाना जाता है, नरम दल के दौर में जाना जाता, नाम से जाना जाता है। इस काल में कांग्रेस ने धीरे धीरे सुधार करने और सरकार तथा प्रशासन में भारतीयों को अधिकाधिक स्थान देने की मांग उठाई। इसने विधानसभाओं को ज़्यादा एक मिनट इसने विधानसभाओं को ज़्यादा अधिकार देने और इन सभाओं के सदस्य को निर्वाचित करना करके विधानसभा को प्रतिनिधि संस्थाएं बनाने की मांग उठाई। कांग्रेस स्थापना के कुछ समय बाद अंग्रेज प्रशासन ने अपने अफसरों को कांग्रेस अधिवेशनों में भाग लेने पर रोक लगा दी। कांग्रेस को एक राजद्रोही संगठन समझा जाने लगा। कांग्रेस का प्रभाव बढ़ता गया तो ब्रिटिश प्रशासन वायसरॉय कांग्रेस को अल्पसंख्यकों का एक संगठन कहकर प्रचारित करने लगा। 19वीं सदी के अंतिम दशक में कांग्रेस में नई प्रवृत्ति का जन्म हुआ। इन नई प्रवृत्तियों को उभारने वाले जो नेता थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। इन नेताओं ने कांग्रेस की नीतियों को नरम कहकर उनकी आलोचना की। इसी समय तिलक ने प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं प्राप्त करके रहूंगा। अतः तीसरा कथन गलत दिया गया है। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर जो था, चैप्टर नंबर 9 वो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 10वां, उसका नाम है स्वराज के लिए संघर्ष। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।